Hello students, welcome to my channel. So today we are going to read NCERT Geography of class 7 chapter 5, that is water. As we know, water is one of the most important substance on the earth. All plants, animals, human being must have water to survive. If there is no water, there would be no life on earth. Earth पे lives जो है possible नहीं है without water. And water is not only used for drinking purposes, water has many other use also. So let's start the chapter water. तो the sun heat causes evaporation of water vapor. जो sun का heat है उसकी वजह से evaporation होता है water का. When the water vapor cools down, और जब ये एवोपोरेट होता है तो ये राइज करता है ऊपर की ओर, और जब ये ऊपर जाता है और कूल हो जाता है तो इट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स क्लाउड, और ये क्लाउड बन जाता है. और क्लाउड जो है फिर क्या है, एज ए रेन जो है, और स्नो और स्लिट जिसे हम पर्सिपिटेशन भी कहते हैं, ये फॉल होता है लैंड पे. तो अब हम समझते हैं कि वाटर साइकिल क्या होता है. तो वाटर साइकिल क्या होता है कि जैसे ओशियन से एवोपरेट हुआ वाटर राइज किया, राइज करने के बाद आपका वो कंडेंस हुआ, और अच्छा ओशियन से तो होता ही है, साथ साथ जो प्लांट्स है, प्लांट से भी एवोपोरेशन होता है वाटर का, उसके लीफ के सरफेस से, जिसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं. और ये ऊपर जाके कंडेंस होता है, और कंडेंस होने के बाद ये क्या होता है, एज ए रेन जो है यहाँ पे फॉल होता है. तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये क्या है, ये एक वाटर साइकिल है. तो जो अर्थ पे जो वाटर है वो ऐसे ही सर्कुलेट होता रहता है वाटर साइकिल से. और अर्थ इज लाइक ए टेरेरियम. और अर्थ जो है एक टेरेरियम की तरह है. स्मॉल प्लांट्स को रखने के लिए एक वेसल होता है जिसे हम टेरेरियम कहते हैं. लाइक एक्वेरियम जैसे आपने सुना होगा, एक्वेरियम क्या होता है, जिसमें हम फिश रखते हैं. उसी तरह से टेरेरियम होता है जिसमें स्मॉल प्लांट्स को हम रखते हैं. अब हम पढ़ते हैं द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग. जो मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर्स हैं वो हैं रिवर्स, पॉन्ड, स्प्रिंग, ग्लेशियर्स हैं. और जो ओशियन का वाटर है वो क्या है, बहुत ही सॉल्टी है. ओशियन का वाटर सॉल्टी क्यों है, बिकॉज ऑफ द डिजॉल्व सॉल्ट इन इट. डिजॉल्व सॉल्ट जो होते हैं, और ये सॉल्ट जो मेनली कौन से है, NaCl सॉल्ट जिसमें ज़्यादा होता है, डेट इज सोडियम क्लोराइड. और सोडियम क्लोराइड को हम और क्या कहते हैं, कॉमन सॉल्ट भी इसे हम कहते हैं. तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट, जिसमें मेनली क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, इसकी वजह से जो है ओशियन का वाटर जो है वो क्या होता है, सॉल्टी होता है. अब हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडी. वाटर बॉडीज का डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक, तो जो हमने पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा है कि जो हमारा अर्थ है उसका लगभग 3/4 जो है वो वाटर है अपने अर्थ पे, और 1/4 पे क्या है, लैंड मासेज है. तो जो 3/4 वाटर है इसमें जो है 97.3% जो है सलाइन वाटर है. सलाइन वाटर का मतलब ओशियन वाटर है, नॉट फिट फॉर आवर ड्रिंकिंग. और इसमें ओनली 2.7% जो है वो क्या है, आपका फ्रेश वाटर है, जिसमें आपका आइस कैप में 2% वाटर है. जो ग्लेशियर्स होते हैं उसमें जो बर्फ जमा रहता है, जैसे हिमालय में हमारे काफ़ी सारे ग्लेशियर्स हैं, तो ये इसमें 2% वाटर है लगभग. ग्राउंड वाटर इज ओनली 0.68%. ग्राउंड वाटर केवल 0.68% है. उसी तरह रिवर का वाटर जो है 0.0001% है. एटमॉस्फेयर में मैंने आपको बताया था कि एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एयर होता है, अलग अलग गैसेज होते हैं, उसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, और आपका वाटर वेपर भी होता है. तो ये जो वाटर एटमॉस्फेयर में, यही वाटर वेपर है जिसका परसेंटेज क्या है आपका 0.0019% है आपका वाटर वेपर. तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है. तो आप देख सकते हैं कि जो फ्रेश वाटर है वो काफ़ी कम है. ओनली 2.7% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज ओनली फ्रेश वाटर, एंड 97.3 इज सलाइन वाटर. तो सैलिनिटी किसे कहते हैं, तो सैलिनिटी वो है जो 1000 ग्राम वाटर में कितना ग्राम सॉल्ट मिक्स है, उसे हम सैलिनिटी कहते हैं. ठीक, तो जैसे आपका जो एवरेज सैलिनिटी होता है ओशियंस का वो होता है 35 पार्ट्स पर 1000. मतलब हर एक 1000 ग्राम में 35 ग्राम जो है आपका सॉल्ट रहता है. लेकिन डेड सी है जो इजराइल में है, वो डेड सी का सैलिनिटी कितना है, 340 ग्राम. मतलब पर 1000 ग्राम 340 ग्राम्स जो है इसमें
सॉल्ट है। तो इसमें क्या होता है, जब सॉल्ट ज़्यादा रहता है तो डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब डेंसिटी ज़्यादा होगा तो क्या होगा, अपथ्रस्ट जो लगता है वाटर का, ये मैं आपको फिजिक्स में बताऊंगा कि जब डेंसिटी ज़्यादा होता है तो अपथ्रस्ट जो लगता है वो ज़्यादा लगेगा। तो ज़्यादा लगेगा तो क्या होगा, जो स्विमर्स रहेंगे उनको तैरने में बहुत ही आसानी से वो तैर सकते हैं इसमें। तो देखिए ये डेड सी का ही पिक्चर है जिसमें एक बंदा जो है ये स्विम कर रहा है विदाउट यूजिंग हिज लेग और हैंड, और ये ऐसे ही तैर कर रहा है क्योंकि अंदर से अब थ्रस्ट बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में ये बताया गया है कि अगर आप 2 लीटर वाटर लेते हैं बकेट में, तो उसमें अगर आप 12 स्पून वाटर निकाल लेते हैं स्पून से, ठीक ना, तो उसमें जो 12 स्पून आपने निकाला और जो बाकी पानी जो बकेट में आपका बच गया वो क्या है आपका, वो ओशियन वाटर है। मतलब एक एग्जाम्पल है, इससे आप समझिए कि कितना ज़्यादा ओशियन वाटर है। और जो आपने 12 स्पून निकाला है उसमें से 9 स्पून जो है आपका आइस कैप्स में है, मतलब ग्लेशियर्स में ये एज ए आइस जमा है वाटर। और 2 स्पून जो उसका है, वो 12 स्पून में से जो निकाला आपने उसमें से 2 स्पून जो है आपका ग्राउंड वाटर है, और हाफ स्पून जो है फ्रेश वाटर लेक्स है, और 1 ड्रॉप ही केवल रिवर्स में वाटर है। तो इसलिए हमें क्या है, अपने रिवर्स को जो है हमें काफ़ी साफ सुथरा रखना है। जो केमिकल वेस्ट आते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, उसको ट्रीट करके और तब हमें जो है रिवर्स में डालना चाहिए। प्लास्टिक और ये सब जो है हमें कचरा नहीं नदियों में फेंकना चाहिए, नदी को इसलिए हमें साफ रखना चाहिए। इसलिए अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, आप देखे होंगे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने लाया है गंगा को साफ करने के लिए, नमामि गंगे। और दिल्ली में आप देखिएगा तो आपका यमुना को साफ करने के लिए काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें जो फ्रेश वाटर मिलने वाला है वो कहाँ से मिलने वाला है, वो नदी से मिलने वाला है, ठीक ना। क्योंकि ग्राउंड वाटर भी हमारे पास बहुत कम है, लिमिटेड अमाउंट में ग्राउंड वाटर है। तो जो हम रिवर्स को साफ रखेंगे और वाटर का सही से यूज़ करेंगे तो हमें पानी की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन अगर हम इसका यूज़ सही से नहीं करेंगे तो हमें वाटर की प्रॉब्लम, स्कार्सिटी ऑफ वाटर, अभी भी आप कुछ इलाकों में देखते होंगे, राजस्थान जैसे इलाकों में और बहुत ऐसे इलाके हैं जहाँ पे वाटर की काफ़ी स्कार्सिटी है, ठीक। तो हमें वाटर को काफ़ी अच्छे से यूज करना है। तो हम देखते हैं ओशियन का सर्कुलेशन। ओशियन सर्कुलेशन जो है वो कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो उससे पहले थोड़ा हम देख लेते हैं कि मार्च 22 को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, जिसमें हमें वाटर को कैसे कंजर्व करके रखना है, कैसे उसका सही से यूज करना है, इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है, ठीक। 22 मार्च एवरी ईयर वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड। तो ओशियन सर्कुलेशन अब देखते हैं। अनलाइक द काम वाटर ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स, ओशियन वाटर कीप्स मूविंग कंटिन्यूअसली। जैसा कि आप पॉन्ड्स में, लेक्स में देखते होंगे कि पानी जो है स्थिर रहता है, वो मूव नहीं करता है। लेकिन ओशियन वाटर क्या होता है, वो सर्कुलेट करता है, ठीक ना, वो सर्कुलेट करता रहता है ओशियन वाटर एक डिफिनेट डायरेक्शन में। तो ये जो मूवमेंट होता है ये ब्रॉडली तीन पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, वेव्स, टाइड्स एंड करेंट्स। तो हम पढ़ते हैं कि वेव्स क्या होता है। तो वेव्स मैं आपको थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ कि वेव्स जो होता है, जो सरफेस ऑफ द ओशियन है ना, सरफेस ऑफ द ओशियन वाटर, उस पे क्या होता है कि वाटर का राइज फॉल राइज फॉल राइज फॉल राइज फॉल, ये जो है यही वेव्स है। आप देखे होंगे कभी आप समुद्र के किनारे गए होंगे बीच पे घूमने के लिए, तो आप देखे होंगे कि जो वाटर है वो इस तरह से मूव करता रहता है, ठीक ना। अब ये क्यों होता है, तो ये विंड की वजह से होता है। जब विंड ब्लो करता है, विंड जितना ज़्यादा ब्लो करेगा उतना बड़ा ये जो है ये बनेगा आपका वेव। तो और इसके क्या क्या कारण है, तो अर्थक्वेक कारण है। जो समुद्र के अंदर जो अर्थक्वेक होते हैं ना, ओशियंस के अंदर अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो हो गया, ठीक। और आपका जो लैंडस्लाइड हो जाता है, क्योंकि समुद्र के अंदर भी क्या है, जैसे अपना लैंड जो है वो टेक्टोनिक प्लेट से बना हुआ है, आपका अर्थ सरफेस, अर्थ का जो क्रस्ट है, उसी तरह जो ओशियन क्रस्ट है वो भी जो है आपका प्लेट से बना हुआ है, ठीक ना। तो उसमें अगर कुछ हलचल होती है, जैसे अर्थक्वेक आता है, वोल्केनो आता है, लैंडस्लाइड्स होते हैं, तो ये वेव पे इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि ये वाटर को डिस्प्लेस करते हैं जितना ज़्यादा। जैसे इसमें सिस्मिक वेव्स आता है जब यहाँ अर्थक्वेक होता है तो लैंड पे, तो उसी तरह समुद्र के अंदर भी वेव्स आते हैं और ये वाटर को डिस्प्लेस करते हैं। तो इस वजह से आप देखेंगे कि बहुत वेव जो है, बड़ा वेव भी होता है। और जो ये बड़े वेव होते हैं ड्यू टू अर्थक्वेक और वोल्केनो और लैंडस्लाइड इनसाइड द ओशियन, दैट वेव इज नोन एज सुनामी, उसे हम सुनामी कहते हैं।
तो आपने सुना होगा कि 26 दिसंबर 2004 को इंडियन ओशियन में, जो अपना इंडियन ओशियन है साउथ की तरफ, नीचे की तरफ जो इंडियन ओशियन है, उसमें क्या हुआ था, एक सुनामी आया था। बहुत ही भयानक सुनामी था। जो सुमात्रा उसका जो था ईपी सेंटर था, जो इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा, वहाँ पे उसका ईपी सेंटर था। और वो काफ़ी ज़्यादा डिवेस्टेशन फैलाया था। कहाँ पे, तो अंडमान निकोबार आइलैंड था हमारा, वहाँ पे फैलाया था। और जो कोस्टल एरियाज हैं, जो कोस्टल एरियाज है इस तरफ, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इस तरफ काफी डिवेस्टेशन इस सुनामी ने किया था। तो सुनामी क्या होता है, तो सुनामी है कि एन अर्थक्वेक, ए वोल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशियन वाटर एज ए रिजल्ट ह्यूज टाइडल वेव कॉल्ड सुनामी। मैंने आपको बता ही दिया कि अंदर में जो डिस्टर्बेंस होता है जिसकी वजह से लार्ज वाटर को डिस्प्लेस्ड कर देता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, सुनामी आता है। तो सुनामी एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्बर। हार्बर वेव्स कहते हैं इसे। हार्बर वेव्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भी सुनामी आता है तो जो हार्बर्स होते हैं आसपास के, उसे ये डिस्ट्रॉय करता है, तो इसीलिए इसे हार्बर वेव्स भी कहते हैं। और सुनामी जो है अभी तक जो सबसे ज्यादा मेजर किया गया है वो 150 मीटर हाई। तो ये कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन करेगा आप समझ सकते हैं। और इसका स्पीड देखिए, मोर देन 700 किलोमीटर का स्पीड से ये आता है। तो ये सुनामी जो है, जो 2004 में हुआ था, ये इसी तरह का था। और जो अर्थक्वेक जो समुद्र के अंदर हुआ था, उसका रिक्टर स्केल पे 9.0 का वो मैग्नीट्यूड था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना भयानक आया था ये अर्थक्वेक। तो सुनामी जो आया था उसका कारण क्या था, तो मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। तो क्या हुआ था कि जैसे अपना, मैं बोला कि जैसे आपका लिथोस्फीयर जो है वो क्या है, अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट से बने हुए हैं। तो उसी तरह क्या है कि समुद्र के अंदर जो है वहाँ भी ऐसे ही क्रस्ट जो है, वहाँ का ओशियन क्रस्ट, वो ऐसे ही टेक्टोनिक प्लेट से वो भी बने हुए हैं। तो जो बर्मा इंडियन प्लेट है, वो क्या हुआ, वो बर्मा प्लेट के तरफ चला गया। तो जैसे ही इंडियन प्लेट बर्मा प्लेट की तरफ गया तो क्या हुआ कि एक गैप क्रिएट हुआ। और गैप में क्या हुआ, जितने भी ओशियन वाटर थे वो क्या हो गया, उसमें फिल हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि जो बर्मा प्लेट है उसने इंडियन प्लेट को फिर धक्का दिया। तो धक्का दिया तो जो पानी आ गया था, फिल किया था गैप को, उसको वो काफी थ्रस्ट से पीछे आगे की ओर फेंका। और ये इतना ज्यादा तेज फेंका कि आप सोच सकते हैं कि 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फेंका इसको। तो आप समझ सकते हैं कितना डिवेस्टेशन इसने किया होगा। आपको सिंपल एग्जांपल में आप समझिए कि जो होली का पिचकारी आप यूज करते हैं, तो जब पिचकारी को आप खींचते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, वाटर के लिए जगह बना रहे हैं। वाटर के लिए आप जगह बना देते हैं, और फिर जब वाटर उसमें भर जाता है तो आप एक प्रेशर से जब उसको मतलब दबाते हैं तो देखते हैं कि पानी काफी दूर फेंकता है वो। तो सेम मतलब प्रोसेस यहाँ भी है। मतलब जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने आपको बता दिया, समझने के लिए इजी हो जाएगा। वो पानी जो है वो काफी स्पीड से, लगभग 700 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो बाहर की ओर फेंका। और जितने लोग वहां थे वो सब जो है लगभग पानी में सबमर्ज्ड हो गए। और एक इंदिरा पॉइंट था, जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है अपना इंडिया का, अंडमान निकोबार के आसपास है साउदर्न मोस्ट पॉइंट जिसको कहते थे, वो पूरी तरह इंदिरा पॉइंट पूरी तरह सबमर्ज हो गया था आपका सुनामी में। और काफी लोग इसमें मरे थे। तो ये टेक्स्ट है, ये आप पढ़ लीजिएगा, आपको सारा समझ में आ जाएगा। वेव्स हमने समझ लिया, अब हम समझते हैं कि टाइड्स क्या होता है। ठीक, तो द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ द ओशियन वाटर ट्वाइस इन ए डे इज कॉल्ड ए टाइड। रिदमिक राइज और फॉल जो ओशियन वाटर का होता है दिन में 2 बार, उसे हम क्या कहते हैं, टाइड कहते हैं। ये होता क्या है, जैसे अभी मैंने आपको वेव में बताया था कि वो सरफेस ऑफ द वाटर पे क्या होता है, राइज एंड फॉल होता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि ओशियन वाटर के लेवल में, जो लेवल है ना ओशियन वाटर का, वो लेवल में राइज एंड फॉल होता है। तो ये लेवल जो में राइज फॉल कैसे होगा ओशियन वाटर का, तो ये क्या होता है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड द सन और मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है, इसकी वजह से जो है रिदमिक राइज और फॉल होता है। अब समझिए कि ये आपका सन है, ठीक, और ये सन है आपका, ये आपका मून है, और ये आपका अर्थ है। तो जब ये तीनों एक ही लाइन में रहेंगे तो क्या होगा कि सन भी ग्रेविटेशनल पुल कर रहा है, मून भी कर रहा है, तो ये सब मिल जाता है। तो मिल के क्या करता है कि हाईएस्ट जो है आपका टाइड बनता है।
है। क्यों? क्योंकि सन और जो मून है वो दोनों का ग्रेविटेशन एक तरफ लग रहा है, तो ये हाईएस्ट टाइड होता है। अब क्या हुआ कि यहाँ हाईएस्ट टाइड हो गया। अब क्या है कि ये जो अपना अर्थ है वो रिवॉल्व कर रहा है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे इंडिया है, समझने के लिए। तो अब क्या होगा कि अर्थ जो है रिवॉल्व करके ये जो इंडिया है इस तरफ आ जाएगा। तो अब इधर क्या होगा, इधर इधर अब लो टाइड हो जाएगा। तो एक बार हाई हो गया और एक बार लो हो गया। और जो दूसरा पार्ट है अर्थ का, वहां पे अभी एक हाई टाइड आएगा। तो हेमिस्फीयर, जैसे अगर हेमिस्फीयर में आप डिवाइड कर लीजिए, 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड कर लीजिए पूरे अर्थ को, तो एक हेमिस्फीयर में हाई टाइड होगा, दूसरे तरफ लो टाइड होगा। फिर जब अर्थ घूम जाएगी तो फिर दूसरे तरफ हाई टाइड हो जाएगा और एक तरफ लो टाइड हो जाएगा। तो इसलिए ये दिन में जो है पूरे 24 आवर्स में लगभग 2 बार ये ऐसा होता है, एक हाई टाइड आता है, एक लो टाइड आता है, ठीक ना। तो यही है रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन ए डे इज कॉल्ड ए टाइड। मतलब लेवल ऑफ वाटर में चेंज आता है, तो इसे हम टाइड्स कहते हैं। अब देखिए इसमें स्प्रिंग टाइड क्या होता है। तो स्प्रिंग टाइड वही होता है जब सन, मून और अर्थ जो है एक ही लाइन में रहे, तो ग्रेविटेशन जो फोर्स है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ज़्यादा लगेगा। तो ज़्यादा लगेगा तो टाइड जो है वो काफ़ी हाई टाइड होगा। तो हाई टाइड होता है तो इसी को हम कहते हैं स्प्रिंग टाइड। और जो आपका मून है वो आपका फर्स्ट क्वार्टर या लास्ट क्वार्टर में जब रहता है, तो ये क्या होता है कि जो ग्रेविटेशन है वो डायगोनल लगता है। जैसे देखिए डायगोनल लग रहा है, एक को ऊपर से खींच रहा है, एक को नीचे से खींच रहा है, मतलब एक का सर खींच रहा है, टांग खींच रहा है। तो क्या होता है इसमें, तो इसमें क्या होता है कि ग्रेविटेशन जो है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, सन और मून का। तो ये क्या होता है, लो टाइड का सिचुएशन होता है, ठीक ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, नीप टाइड कहते हैं। तो नीप टाइड कब होता है, जब मून अपने फर्स्ट क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर में रहता है, तो नीप टाइड होता है। और स्प्रिंग टाइड कब होता है, जब मून जो है और सन और अर्थ जो है अपने एक ही लाइन में रहते हैं, तो आपका स्प्रिंग टाइड होता है। और स्प्रिंग टाइड कब होता है आपका, जब फुल मून होता है और न्यू मून होता है। फुल मून मतलब जब पूरा चांद आपको दिखता है, न्यू मून में आपको चांद दिखता नहीं है, लेकिन वो एक लाइन में ही होते हैं, ठीक ना। अब देख लेते हैं कि हाई टाइड्स के क्या क्या यूजेज हैं। तो हाई टाइड हेल्प्स इन नेविगेशन, नेविगेशन में हेल्प करता है। दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर, शोर के पास वाटर लेवल को ये बढ़ा देता है। एंड दिस हेल्प द शिप टू अराइव एट द हार्बर मोर इजली, और शिप्स को हार्बर पे पहुंचने के लिए ये काफ़ी मदद कर देता है। द हाई टाइड ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग, हाई टाइड जो है फिशिंग में भी हेल्प करता है, क्योंकि जहाँ हाई टाइड्स होते हैं वहाँ मछलियाँ प्लेंटीफुल होता है, तो वहाँ पे फिशिंग के लिए भी काफ़ी यूजफुल है ये। The rise and fall of the water due to tide is being used to generate electricity in some places. कहीं कहीं वाटर का जो राइज फॉल है उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज करते हैं। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि ओशियन करेंट्स क्या होता है। तो ओशियन करेंट्स क्या होता है, तो ओशियन करेंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशियन सरफेस इन डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब एक डायरेक्शन में वो मूव करते रहते हैं, सर्कुलेट होते रहते हैं, उसे हम ओशियन करेंट्स कहते हैं। तो हम देखते हैं कि ओशियन करेंट्स का क्या क्या कारण है। तो ओशियन करेंट्स का क्या कारण है, रीजंस इसके क्या क्या है। तो विंड्स जो बहता है, विंड्स की वजह से ये ओशियन करंट जो है मूव करते हैं। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन, अर्थ और मून का जो है उसकी वजह से होते हैं। वार्म एंड कोल्ड करंट जो है आर द फैक्टर्स ऑल अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर। जितने वार्म एंड कोल्ड करंट होते हैं वो सब मैं आपको भी डिस्क्राइब करता हूँ कि वार्म करंट क्या होता है, कोल्ड करंट क्या होता है, ये सब जो है ओशियन करंट को रेगुलेट करते हैं। तो अभी देखिए, ओशियन करंट्स आर स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशियन सरफेस इन डिफरेंट डायरेक्शन। ओशियन करंट क्या होता है, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर है जो हमेशा जो है बहते रहते हैं एक ही डायरेक्शन में। द ओशियन करेंट्स में भी वार्म और कोल्ड, दो तरह के ओशियन करेंट्स होते हैं, एक वार्म होता है, एक कोल्ड होता है। अब कैसे वार्म और कोल्ड होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि ये अर्थ है आपका, ये आपका इक्वेटर है 0 डिग्री। तो हमने पढ़ा था कि इक्वेटर पे क्या होता है, सन रेज जो है वो डायरेक्ट पड़ता है, सन रेज डायरेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादा गर्मी होता है, गर्मी होता है तो यहाँ पे जो ओशियन वाटर है वो क्या होगा, गर्म ही होगा, ठंडा तो होगा नहीं। तो यहाँ से जो करंट निकलता है इस तरफ से वो क्या होता है आपका, ये वार्म करंट होता है जो इक्वेटर से पोल की तरफ जाता है। इधर पोल है आपका, मान लीजिए नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो वो वैसा करंट जो इक्वेटर से पोल की तरफ जाता है दैट इज वार्म करंट। लेकिन अच्छा आप ये बताइए, जब यहाँ पे तो डायरेक्ट सनराइज पड़ता है, लेकिन पोल पे क्या होता है, पोल पे आपका जो है स्लैंटिंग रेज पड़ता है और एरिया ज़्यादा कवर करता है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे काफ़ी ठंडी रहती है, तो यहाँ से जो करंट जनरेट होगा इस तरफ से पोलर रीजन से, वो क्या होगा, वो आपका कोल्ड करंट होगा। तो
कोल्ड और वार्म करंट इसी का नाम है कि जो इक्वेटर के आसपास से आपका करंट जो है जनरेट होता है, डेट इज वार्म करंट, एंड जो पोल्स के पास से जो पोलर रीजन से करंट जनरेट होता है, डेट इज कोल्ड करंट। द वार्म ओशियन करंट ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड्स द पोल। मैंने बता ही दिया आपको, इक्वेटर के पास वार्म करंट जनरेट होता है और पोल की तरफ मूव करता है। द कोल्ड करंट कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हायर लैटिट्यूड टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड। और कोल्ड करंट क्या करता है, हायर लैटिट्यूड या पोलर रीजन से वाटर को नीचे आपका ट्रॉपिकल रीजन में और या लोअर लैटिट्यूड में लाता है। द लैब्राडोर ओशियन करंट इज कोल्ड करंट वाइल द गल्फ स्ट्रीम इज ए वार्म करंट। ये एक करंट का नाम है लैब्राडोर। ये आपका लैब्राडोर जो ओशियन करंट है, ये क्या है आपका अमेरिका जो है ना ऊपर में नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका के आपके ईस्टर्न साइड में ये जनरेट होता है और ये नीचे की ओर आता है, तो इसे कोल्ड करंट कहते हैं। और एक गल्फ स्ट्रीम है आपका, ये एक वार्म करंट है। The areas where the warm and cold current meet provide the best fishing ground for the fish। फिशिंग के लिए बहुत अच्छा ग्राउंड बनाता है ये, जहाँ पे दोनों मिलते हैं। अच्छा आप ये बताइए, ये इधर से ये वार्म करंट जा रहा है पोलर रीजन में और इधर से ये कोल्ड करंट आ रहा है, तो ये कुछ करंट ऐसे होंगे जो एक जगह मिलते होंगे। तो ये जो जहाँ वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलते हैं, यहाँ पे क्या होता है, फॉगी वेदर होता है, काफ़ी फॉगी वेदर होता है। और फिश के लिए वाटर यहाँ का जो है ना, वाटर का टेम्परेचर काफ़ी अच्छा होता है, ना तो ठंडा होता है ज़्यादा, ना ही गर्म होता है, क्योंकि दोनों मिक्स होता है। तो इस वजह से ये जो है फिशिंग के लिए काफ़ी अच्छा ग्राउंड बनाता है और यहाँ पे काफ़ी फिश होता है। जैसे कि आप देखेंगे, मैं आपको मैप में दिखाता हूँ कि ये देखिए, इधर से ये कोल्ड करंट आ रहा है जापान की तरफ, ये कोल्ड करंट आ रहा है और इधर से देखिए वार्म करंट जा रहा है। तो ये जो एरिया होगा इसका, यहाँ पे प्लेंटीफुल फिश, काफ़ी फिश होगा यहाँ पे। और यहाँ का वेदर जो है कैसा होगा, फॉगी होगा। इधर आप देखिए लैब्राडोर करंट, मैंने बताया था आपको कि नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न साइड से ये आता है, ये है। इधर से आपका गल्फ स्ट्रीम ये है, ठीक। और देखिए कैसे मूवमेंट करता है, जो ओशियन करंट जो है ना, वो कैसे मूवमेंट करता है इन ए डिफरेंट डायरेक्शन। अब देखिए ये यहाँ से ओशियन करंट जनरेट हुआ, ठीक ना, वार्म करंट, ये इधर आया, फिर इधर आया, फिर धीरे धीरे जब ये हायर लैटिट्यूड में जाने लगा और तो क्या हो गया, ये ठंडा हो गया। अब तो ठंडा हो गया, तो अब ये ऊपर से जो जाएगा, ये क्या होगा आपका, ये कोल्ड करंट हो जाएगा। ये वार्म करंट इधर से आया था, तो नीचे जैसे ही जाएगा ठंडे रीजन में, तो क्या होगा आपका, ये कोल्ड हो जाएगा और फिर ये कोल्ड करंट होगा। और फिर ये ऊपर जाएगा तो फिर ये वार्म हो जाएगा। तो इस तरह से सर्कुलेशन होता रहता है, ठीक। तो इसे हम ओशियन सर्कुलेशन कहते हैं। और इसके कारण मैंने बता दिए कि इसका कारण है विंड है, ग्रेविटेशनल पुल है, सन का, मून का, आपका अर्थ का, और जो आपका वार्म और जो कोल्ड करंट है, ये सब फैक्टर्स हैं सर्कुलेशन ऑफ द ओशियन वाटर। और मैंने आपको बता दिया ये कि सी अराउंड द जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न अमेरिका आर सच एग्जाम्पल। जो सी जापान की तरफ है और ईस्टर्न कोस्ट नॉर्थ अमेरिका की तरफ जो है, वैसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे कोल्ड करंट और वार्म करंट मिलते हैं। और ये जो है आपको मैंने ये भी बता दिया कि ये फॉगी वेदर यहाँ पे होता है। तो होप आपको ये चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन क्या है, फॉलिंग ऑफ मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल, स्नो, आपका स्लीट, फॉग, हेलस्टोन, ये सब क्या है, फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है, ठीक। व्हाट इज वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या है, तो द वाटर साइकिल इज द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशियन से क्लाउड, क्लाउड से वापिस फिर ओशियन। तो ये जो ये है, यही सर्कुलेशन है, इसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव्स। हाइट ऑफ द वेव्स क्या क्या अफेक्ट करता है फैक्टर, तो विंड, जितना तेज विंड होगा उतना ज्यादा वेव्स का हाइट होगा, ठीक। आपका अर्थक्वेक अगर आ गया समुद्र के अंदर में, अगर वोल्केनिक इरप्शन है, लैंडस्लाइड्स हैं, ये सब फैक्टर्स हैं कि आपका हाइट ऑफ द वेव्स को जो अफेक्ट करता है। विच फैक्टर अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ द ओशियन वाटर। ओशियन वाटर का मूवमेंट कौन अफेक्ट करता है, तो मैंने आपको बताया विंड होता है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन, मून और आपका अर्थ का, ये सब अफेक्ट करते हैं मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर। व्हाट आर द टाइड्स एंड हाउ दे आर कॉज। टाइड्स क्या होता है और कैसे ये बनता है, तो टाइड्स किसे कहते हैं, टाइड्स आर द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर दैट अकर ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार होता है। द स्ट्रॉन्गर
ग्रेविटेशनल पुल exerted by the sun and the moon on the earth surface cause tide। जो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल जो वो पुल है, जो सन और जो मून है वो अर्थ पे जो लगाते हैं, उसकी वजह से टाइड आता है। What are ocean currents? Ocean currents क्या है? तो ocean currents are stream of water flowing constantly on the ocean surface in definite direction। बताया था ना, घूमता रहता है ऐसे, ऊपर से आता है वार्म हो जाता है, वार्म रहता है, नीचे आता है कोल्ड हो जाता है, फिर इधर जाता है फिर वार्म कोल्ड, ये चलता रहता है इनका। तो ओशियन वाटर सॉल्टी क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स की प्रेजेंस से, जिसमें NaCl सोडियम क्लोराइड सबसे ज्यादा होता है, जिसे हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। क्वालिटी ऑफ वाटर डिट्रोइटिंग क्यों हो रहा है? क्वालिटी ऑफ वाटर बिकॉज इंडस्ट्रियल वेस्ट मिक्स विथ रिवर विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो रिवर में डाल देते हैं बिना ट्रीटमेंट के, सीवेज का भी पाइपलाइन जो है नदी में डाल देते हैं, प्लास्टिक डाल देते हैं, कचरा डाल देते हैं, जो भी चीजें सब हम नदी में ही डाल देते हैं। तो इस वजह से वाटर जो है डिट्रोइट होता जा रहा है। अब करेक्ट आंसर को टिक कीजिए। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअसली चेंजिंग इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशियन एटमॉस्फेयर एंड लैंड, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम क्या कहते हैं? वाटर साइकिल। जनरली द वार्म ओशियन करंट ओरिजिनेट नियर, कहाँ वार्म कहाँ होगा? इक्वेटर पे। डायरेक्ट सन रेज, गर्म, समझ में आ रहा है? पोल, स्लैंटिंग रेज, कम गर्म तो ठंडा, ये सब याद रखिएगा। रिदमिक राइज एंड फॉल क्या होता है? टाइड होता है। अब मैच द फॉलोइंग कीजिए। कैस्पियन सी क्या है? कैस्पियन सी लार्जेस्ट लेक है। टाइड क्या है? पीरियडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर, हाँ ये सही है, टाइड है। सुनामी क्या है? स्ट्रॉन्ग सिस्मिक वेव्स, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर मूविंग अलोंग डिफिनिट पाथ, वाटर साइकिल। तो सुनामी क्या है? सुनामी स्ट्रॉन्ग सिस्मिक वेव्स है। स्ट्रॉन्ग सिस्मिक वेव मतलब अंदर जो अर्थक्वेक आता है, तो जो वेव्स आते हैं अर्थक्वेक की वजह से, वो वाटर लेवल में काफी डिस्प्लेस कर देते हैं वाटर को, और वाटर जब डिस्प्लेस होता है तो वेव जो है काफी स्ट्रॉन्ग वेव्स आता है, उसे हम सुनामी कहते हैं। ओशियन करेंट्स क्या है? वाटर साइकिल है? नहीं, स्ट्रीम ऑफ वाटर मूविंग अलोंग डिफिनिट पाथ। तो ये सारा तो मैच ही है, पता नहीं हमें क्यों बोला है मैच करने के लिए, ये वाटर साइकिल को बस काट दीजिएगा। होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एंड गुड नाइट।